समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले 9 सालों का, एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया 9 सालों में। और 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। एक समस्या और भी है, जब आपका ऋण 155 लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। हर साल 11 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है। 11 लाख करोड़। उससे कितने आईआईटीज, कितने एम्स बन सकते हैं, कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं, कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, होता है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है। सीएजी की रिपोर्ट, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह सीएजी की रिपोर्ट है। और सीएजी की रिपोर्ट यह साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था। अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह भयावह स्थिति हो रही है। एक और बड़ा सवाल है, और यह बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको खर्रे बताने लगती है। हां, हमने कर्जा लिया, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। इसका फायदा किसको हो रहा है? क्या इसका फायदा गरीब को हो रहा है? क्या इसका फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा है? क्या इसका फायदा निम्न मध्यम वर्ग को, आम आदमी को, युवा को, स्टूडेंट को हो रहा है? आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्जा उठाया जा रहा है, हमें और आपको कर्जे के तले दबाया जा रहा है,
इसका फायदा न गरीब को है न मध्यम वर्ग को है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को है। इस कर्जा लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए, 83% लोगों की आय कम हुई, 11,000 से ज्यादा तो लघु मध्यम उद्योग जिनको एमएसएमई कहा जाता है वो पिछले साल ही बंद हो गए। लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी वो जरूर बढ़ के 166 पर पहुंच गई। तो इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को, अमीरों को और मोदी जी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है, ठीक है उनको फायदा हो रहा है, भाई वो तो पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। अगर मोदी जी की सुन लीजिए, हमारा आपका क्या योगदान है, हम कुछ नहीं करते हैं, वो 10% लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सत्य उससे विपरीत है, क्योंकि ना वो भारत की विकास दर में अपना योगदान दे रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं उतना। टैक्स वसूली हमसे, आपसे, गरीबों से, निम्न मध्यम वर्ग से करी जा रही है, कर्जा हमारे ऊपर लादा जा रहा है और सारा का सारा लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है। और इसीलिए जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले 9 सालों का, एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया 9 सालों में, और दूसरा एक है जो ये कहेंगे और कहते कहते थकते नहीं है, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का ये सरकार दे नहीं सकती है, क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए, और ये असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में, उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है। लेकिन क्या आप यह सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके इस पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है, और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ है, और ये पानी की तरह साफ है, कि आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है, उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ तो सब मस्त है, लेकिन सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ छुपाने पर तथ्यों को तुली हुई है। ये सारी चीजें कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही हैं। इन सारी चीजों का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंजम्पशन, मतलब उपभोग होता है। हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1% था वित्तीय वर्ष 2022 में, वो गिरकर 60% पर आ गया है अभी हाल ही के जीडीपी डेटा में, जिसको लेकर ये कसीदे पढ़ रहे थे। ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते, महंगाई के चलते, टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं। यह गरीबी का सबसे बड़ा सूचक होता है। और आपकी जानकारी के लिए हमने इस मंच से पहले भी साझा किया, अभी भी साझा कर देते हैं। वसूली तो आप ही की जेबों से हो रही है, डाका तो आप ही के पर्स पे पड़ रहा है, आप ही के घर के बजट पर पड़ रहा है। इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है, 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं? कहां है वो मायावी अच्छे दिन जो आ ही नहीं पाए हैं? कर्जे के तले हम दबे हैं, उपभोग हम कम कर रहे हैं, महंगाई से हम त्रस्त हैं,
लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है। और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल के थ्रू हो, जहां पर आपको महंगा एलपीजी, महंगी पेट्रोल, महंगी डीजल, और डीजल के महंगे होते बाकी फल, फ्रूट, सब्जी जो सब महंगी है, उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है। उसका प्रभाव मोदी जी के मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा है, धन्ना सेठों पर नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए अंत में हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते थे मान्यवर। बातें तो ऐसी करते थे कि दिल्ली में बैठी हुई एक इनकॉम्पिटेंट करप्ट सरकार है। वो अलंकार, वो नाकामी के, वो निकम्मेपन के, वो भ्रष्टाचार के अलंकार अब मोदी सरकार से ज्यादा अलंकृत किसी को नहीं करते हैं। और इसीलिए हम इस मंच से मांग करते हैं कि इस देश को कर्जे के तरह दबाने के लिए, इस देश में टैक्स वसूली के चलते, इस देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ी है, जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो ना आप सुर्खियों से ठीक कर सकते हैं, ना आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए तो आपको आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। लेकिन इस मंच से हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं, क्योंकि भयावह स्थिति भारत की इकोनॉमी की है और उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। I will very briefly make a statement in English on this. This is an extremely important matter and should be a matter of public discourse. Mr. Modi has done the unthinkable. 14 Indian prime ministers before him in the last 67 years amounted to a debt burden of only 55 lakh crore rupees. Mr. Modi in the last 9 years has trebled India's debt burden. Not doubled it, but trebled India's debt burden to 155 lakh crore rupees. He himself in the last 9 years has amassed a debt burden of 100 lakh crore rupees. A child being born at this second is bearing a debt burden of 1,20,000 rupees. This government is borrowing 4 lakh rupees every second. This government is borrowing almost 2.5 crore rupees every minute. And that has amounted to 100 lakh crore rupees in the last 9 years. That's the kind of debt burden that we are reeling under. And each time you show them the mirror, they will talk about foreign economies. They will talk about other countries. So let's show them the mirror once again. India's debt to GDP ratio is at a massive 84%. For emerging market economies, for developing economies, an average debt to GDP ratio is at 64.5%. Why is our debt ratio so alarming? And let me also tell you, 11 lakh crore rupees, 11 lakh crore rupees are being paid as interest to service this debt. And according to the CAG's own report, debt burden may become an issue going forward. According to the CAG, India's debt to GDP ratio in 2020 was at 52%. That has gone up to 84%. In 2020, our debt servicing capacity had turned negative. So imagine where would it be now. I also want to raise a very important question. Who is benefiting from this high debt? Is it India's poor? Is it India's middle class? Is it people like you and me? Is it the service class? Are these the students? No. Because 23 crore people in India are reeling under the below poverty line. 83% of Indians have seen their incomes go down. 11,000 MSMEs have shut in the last 1 year alone. And that's a constant trend. But the number of billionaires in India has certainly gone up from 102 in 2020 to 166 in 2022. And they are the biggest beneficiaries of this debt. But are they playing their role in the India story? Are they servicing? Are they paying higher taxes? And you will be shocked to know that the truth is contrary to that. India's middle class, India's poor are saddled with debt burden that has trebled. But they are also saddled with higher taxes. The bottom 50% of India's population is paying 64% of the GST collected. Bottom 50% of the population paying 64% of all GST collection. You know how much wealth of India rests with the bottom 50% of the population?
3%. The bottom 50% of India has 3% of the country's wealth but are paying 64% GST taxes. The top 10% of India has 80% of India's wealth and is paying 3% of GST collected. So who's being hurt by GST on common flour or on yogurt or on medicines or on stationery or on pencils or on school fee? It's the middle class. It's the poor. It's people who find it very tough to manage their finances right now. And what is being done about them? Nothing. They are being made to pay more. They are being coaxed to pay higher taxes. This government can give you a relief by reversing the steep excise duty structure, but they have not. Indians continue to pay the highest bill for LPG in the world. Our petrol is the third costliest. Our diesel is the eighth costliest. Does it matter to the 10% rich? No, it doesn't. It matters to people like you, me. It matters to the middle class Indians. It matters to the poor. It matters to people who are finding it very tough to make ends meet. The only thing that we say from this platform is that Mr. Modi, as Chief Minister of Gujarat, used to call the central government incompetent, inefficient, and corrupt. And I think those three adjectives fit the Modi government, and Mr. Modi no better than any other. Because economic mismanagement of this government has resulted in a ruined Indian economy. It has resulted in high prices. It has resulted in high inflation. It has resulted in high unemployment. And it has now resulted in massive debt burden that the country is facing. And so, I will only say that Indian economy cannot be managed by managing headlines. Indian economy can also not be managed by WhatsApp forwards. Indian economy will have to be managed by sound economic managers who don't want to hog the limelight, who want to do the work and fix the Indian economy and ensure that prosperity reaches every part of India. In the end, from this platform, we demand that a white paper be released on the Indian economy by the government because the fault lines are only getting deep. दोस्तों, वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले